नमस्कार, राम राम। सभी का फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन पर, जहां हम हिंदी बीए ऑनर्स के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं। हमेशा की तरह ही एक टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। बीए हिंदी ऑनर्स का यह टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है काव्य हेतु। तो इससे रिलेटेड हम परिभाषा, परिचय और इसके प्रकार को भी देखेंगे। काव्य हेतु और अन्य आचार्यों को क्या मत रहे हैं काव्य हेतु को लेकर, उसको भी देखने वाले हैं। सो श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। किसी भी काम को करने के पीछे ऐसे कुछ कारण होते हैं, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो काम को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम काव्य पढ़ रहे हैं, तो काव्य रचना में भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं, ऐसे कारण होते हैं, ऐसे साधन होते हैं जिसके कारण काव्य की रचना होती है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं, उसको परिभाषा को जानते हैं पहले। काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य के कारण कहा गया है। काव्य का तात्पर्य कवि कर्म तथा हेतु का अर्थ होता है कारण। काव्य हेतु अर्थात काव्य की रचना करने वाले कवि में ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति होती है, कौन से ऐसे कारण तत्व होते हैं जिसके कारण वह साधारण मानव होते हुए भी असाधारण काव्य की सर्जना कर देता है, अर्थात कविता की रचना कर देता है। वह शक्ति लौकिक होता है अथवा अलौकिक, यह समझने वाली बात है। यह जन्मजात होता है या फिर सीखा जाता है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। आचार्य गुलाब राय के अनुसार देखते हैं। वे कहते हैं हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक है, यानी कि ऐसे तत्व जो कि काव्य को बहुत अच्छा बनाने में कवियों की सहायता करता है। तो वैसे सहायक तत्व क्या है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर रोनाल्डो जो कि फुटबॉल प्लेयर है और सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन प्लेयर हैं और क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर या भगवान कहे जाते हैं। इन दोनों में ऐसी कौन सी बात हैं जो इन दोनों को इतने महान बनाए हुए हैं? अच्छे प्लेयर है ना, तो इनके पीछे क्या कारण है? आप कहेंगे कि इनके पीछे प्रतिभा है, इनके टैलेंट है। तो हाँ, ये ज़रूर बात है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन टैलेंट जो कि इनको बचपन में ही प्राप्त थे इन फील्ड में, लेकर इन्होंने इसे आगे किया और इसमें अपना सक्सेसफुल करियर बनाया, है ना। तो इसके पीछे इनका टैलेंट तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी को ही, यही कारण को ही हेतु कहा जाता है, जो इन्हें इतने बड़े प्लेयर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम काव्य हेतु पढ़ रहे हैं, तो काव्य यानी कि कविताओं को रचने में ऐसी कौन से तत्व हैं, वैसे कौन से कारण हैं जो कि एक अच्छी कविता रचने में काव्यकारों यानी कि रचनाकारों की सहायता करता है, कवियों की सहायता करता है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं वो अन्य आचार्यों के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले आचार्य वामन के अनुसार देखते हैं। आचार्य वामन काव्य हेतु को काव्यांग कहते हैं। उन्होंने 3 प्रकार के काव्य हेतु बताए हैं। पहला हो गया प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। आगे देखते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार। मम्मट कहते हैं शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याधवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अर्थात शक्ति यानी उन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो शक्ति लोक शास्त्र काव्य आदि के अनुशीलन और ज्ञान उत्पन्न योग्यता शिक्षा द्वारा प्राप्त अभ्यास, ये काव्य हेतु मम्मट के अनुसार स्वीकृत किए गए। आचार्य भामा के अनुसार देखते हैं। आचार्य भामा ने 3 प्रकार के काव्य हेतु बताए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा बहुज्ञता और तीसरा अभ्यास। वहीं आचार्य रुद्रट ने भी 3 तरह के काव्य हेतु बताए हैं। पहला शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। शक्ति यानी कि उन्होंने भी प्रतिभा को ही कहा है। व्युत्पत्ति यानी कि बहुज्ञता यानी कि निपुणता, एवं तीसरा है अभ्यास। इन तीनों हेतुओं को हम विस्तार से देखते हैं। पहले बात करें प्रतिभा की, तो प्रतिभा से तात्पर्य है काव्य सृजन की शक्ति। आचार्य रुद्रट इसके विषय में कहते हैं कि जिसके बल पर कवि अपने एकाग्र मन में विस्फुरित विभिन्न अभिधेय मतलब काव्य विषय को अनुकूल शब्दों में अनायास अभिव्यक्त करता है, उसे प्रतिभा शक्ति कहा जाता है। प्रतिभा को शक्ति क्यों कहा गया है, इसको समझते हैं।
शक्ति के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसी तरह प्रतिभा के बिना भी कोई भी काम सफल अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे कोई भी कवि लीजिए, उसमें प्रतिभा नहीं है तो वह कवि अच्छे से कैसे रचना कर सकता है। काव्य सृजन में कवि प्रतिभा को काव्य हेतु में सर्वोपरि स्थान देते हैं, इसलिए इसे शक्ति माना गया है, क्योंकि इसके बिना सभी काम अपूर्ण होते हैं। आचार्य रुद्रट प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि में जो प्रतिभा होती है वह काव्य विषयों को अनुकूल शब्दों में अनायास अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि अनुकूल शब्दों में कोई भी विषय हो रचना से संबंधित, उसे अनुकूल शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता कवि में होती है और यह क्षमता प्रतिभा कहलाती है। रुद्रट ने दो प्रकार की प्रतिभा बताए हैं। पहला हो गया सहजा और दूसरा उत्पाद्य। सहजा होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है, जो जन्मजात हमें प्राप्त होता है, वैसे प्रतिभा को सहजा कहते हैं। दूसरा है उत्पाद्य, जिसको अर्जित किया जाता है, जिसको ग्रहण किया जा सकता है समाज से या फिर शास्त्रों से। ये समाज द्वारा सीखे, जन्मजात नहीं मिलता है, ये समाज द्वारा कुछ आप स्वयं से सीख के पढ़कर इस प्रतिभा को प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा राजशेखर ने भी दो भेद बताए हैं प्रतिभा के, पहला कारित्र्य और दूसरा भावित्र्य। आचार्य महीम भट्ट प्रतिभा को शिव की तृतीय नेत्र की तुलना देते हैं। दूसरा काव्य हेतु है व्युत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य। आचार्य मम्मट के अनुसार देखते हैं, इन्होंने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है और बताया है कि निपुणता जो होता है वह चराचर जगत को देखने और काव्यशास्त्र आदि के सम्यक अध्ययन से प्राप्त होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। व्युत्पत्ति यानी कि प्रगाढ़ पांडित्य। हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी विषय को पढ़ते हैं, तो उसके विषय में पढ़ते पढ़ते हमें उसके विषय में पूरी जानकारी हो जाती है। उस विषय में हम अपने आप को पंडित समझने लगते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं इसको निपुणता, यानी कि उसमें पूर्णतः निपुण है। ठीक है, निपुण मतलब उसमें पूरा अच्छा ज्ञान रखते हैं हम। यह और वह बताते हैं कि यह चराचर जगत मतलब इस संसार को देखने से और काव्यशास्त्र आदि के अध्ययन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम किसी भी विषय के बारे में अच्छे से पढ़ें या उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें तो उसमें हम निपुण हो सकते हैं। आचार्य राजशेखर इसे बहुज्ञता कहते हैं। अब आगे चलते हैं तीसरा काव्य हेतु की ओर, जो है अभ्यास। अभ्यास यानी निरंतर एकनिष्ठ अध्यवसाय ही अभ्यास है। यानी कि एक मत होकर, एक निष्ठ होकर केवल अभ्यास, निरंतर वही काम करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। राजशेखर कहते हैं निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। वहीं आचार्य भामा अभ्यास को यत्न कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं प्रयास करो, प्रयत्न करो, यत्न करो, ये सभी अभ्यास ही के पर्यायवाची कहलाएंगे। हम अक्सर देखते आए हैं कि अभ्यास से व्यक्ति निखरता है। जैसे कालिदास का उदाहरण ले या फिर जयशंकर प्रसाद के, उनके आरंभिक तथा आगे की रचनाओं में महान अंतर दिखाई देता है। यह अंतर क्यों दिखाई देता है? उनके अभ्यास के कारण ही तो। प्रेम पथिक में आचार्य जयशंकर प्रसाद ने और बाद में जो उन्होंने कामायनी लिखा, उसके आते आते तक उनमें कला का अद्भुत विकास दिखाई देता है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को महत्व दिया है। साथ ही समाधि पूर्वक अभ्यास होना चाहिए, एकाग्रता से अभ्यास किया जाना चाहिए, उसे उन्होंने महत्व दिया है। और कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास से ही तो तप होता है ना। मैथिली शरण गुप्त ने भी तीनों को महत्व दिया है, प्रतिभा को और व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी आदि आचार्यों ने भी प्रतिभा को काव्य हेतु में प्रधान माना है। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल कहते हैं, साहित्य के उदय के लिए साहित्यिक प्रतिभा और विज्ञान के आविष्कार के लिए वैज्ञानिक प्रतिभा नितांत अनिवार्य है। हाँ, मननशीलता इन दोनों को अधिकाधिक विकसित और सुनियोजित करने में बहुत सहायक होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मननशीलता को हम बहुत व्युत्पत्ति और अभ्यास को समन्वित रूप कह लें तो हमारे विचार में अधिक उचित होगा। सुरेश अग्रवाल यहाँ कहते हैं कि साहित्य के लिए साहित्यिक प्रतिभा आवश्यक है और विज्ञान के लिए वैज्ञानिक प्रतिभा आवश्यक होता है। साहित्य के लिए साहित्य की तरह प्रतिभाएं आवश्यक होती हैं, विज्ञान में वैज्ञानिक सोच आवश्यक रखती हैं, तो वहाँ प्रतिभा वैज्ञानिक होनी चाहिए।
यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रतिभा भी फील्ड के अनुसार होना चाहिए। जैसे किसी की प्रतिभा खेल कूदों में होती है तो किसी की बिजनेस में। मननशीलता वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करने में सहायता करता है। और मननशीलता किसको कहते हैं? व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वित रूप ही मननशीलता कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर सुरेश अग्रवाल कहते हैं। यानी कि प्रतिभा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों ही महत्व रखता है प्रतिभा को निखारने में। हमने संस्कृत आचार्य और हिंदी आचार्य के अनुसार देख लिया। अब काव्य हेतु को समझते हैं पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार। कॉलरिज यहाँ पे प्रतिभा को दैवीय प्रेरणा मानते हैं, ईश्वरीय कार्य से इसकी तुलना करते हैं। वहीं प्लेटो कवि के लिए स्फूर्ति, प्रेरणा या प्रतिभा को नितांत आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं दैवी पागलपन के कारण ही कवि सुंदर गीतों की रचना करता है। अरस्तु ने भी प्रतिभा को महत्व दिया है। इस तरह अन्य आचार्यों के द्वारा भी यह तीनों हेतु को स्वीकार किया गया है। काव्य हेतु में इन तीनों का ही आवश्यक रोल होता है, लेकिन प्रतिभा जो होता है मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं व्युत्पत्ति यानी कि निपुणता, किसी भी विषय में निपुणता यानी कि उसमें अधिक जानकारी, और अभ्यास, वह दोनों ही प्रतिभा को विकसित करने में, निखारने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरह हमने काव्य हेतु को समझा। आई होप कि आपको काव्य हेतु को लेकर जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी सुझाव हो, जो भी प्रश्न हो वो कमेंट में लिखें, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।